हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। मैं बोल रहा हूँ सभी को ध्यान से कीजिएगा, अच्छे तरीके से। सबको ये लेक्चर आना ही चाहिए एट एवरी कॉस्ट। ठीक है, व्हाट आई एम सेइंग कि ये लेक्चर आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर फॉर्मूलाज हैं जो बहुत काम के हैं, बहुत बहुत काम के हैं। अगर ये लेक्चर कर लेते हैं और पहले लेक्चर नंबर 3 कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 80% थर्मो आपकी कवर हो जाएगी। समझ लेना, थर्ड लेक्चर और ये वाला लेक्चर 80% थर्मो को कवर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम आए बीच में आप लोग मुझसे बोल सकते हैं, बीच में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है भाई? एनीवन नोज अबाउट द स्पॉन्टेनिटी? किसी को आइडिया है? ओटो, जो प्रोसेस अपने आप होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, जो अपने आप नहीं होती उसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब आप कोई मेरे को एग्जांपल बता सकते हो कौन सी प्रोसेसेस अपने आप हो रही हैं? एनीवन एल्स? है किसी के पास आइडिया कुछ? गाइस, आर यू देयर? नंदिनी, पीयूष, प्रिंस, सानिया, आर्यन, अंजलि, सबके सब कहाँ गायब हो भाई? चैट बॉक्स भी आपका ऑन है और माइक भी ऑन है। ठीक है बेटा, आप बोल के भी बता सकते हो। सर जैसे एयर फ्लो करती है। हाँ, एट एयर फ्लो कर सकते हो। ठीक है, सबसे अच्छा है कि अर्थ घूमती है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। तो अगर अब मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, फिर मुझे बताना। जैसे अगर हम आग लगा दें, लकड़ी को आग लगाते हैं तो हमें शुरू करनी पड़ती है आग, है ना। तो क्या ये स्पॉन्टेनियस में गिना जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस में? सोचिए। So non-spontaneous. वो स्पॉन्टेनियस में गिना जाता है। एक बार स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन स्टार्ट होने के बाद में वो खुद को एनर्जी खुद दे सकती है। जो रिएक्शन खुद को खुद ही एनर्जी दे सकती है, ठीक है, और लगातार चलती रह सकती है, जब तक फ्यूल अवेलेबल है, जब तक वो चीज अवेलेबल है, वो प्रोसेस हमेशा चलती रह सकती है, हम उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर फायर एक बार इनिशिएट करने के बाद लगातार चलती रहे, यानी इनिशिएट की जरूरत हो सकता है किसी प्रोसेस को पड़े, बट वो उसके बाद कंटिन्यू रहे तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। गॉट दिस गाइज? ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। पता है किसी को बिग बैंग हुआ था? बिग बैंग थ्योरी सुनी हुई है कि सारा मास यूनिवर्स का, जितना कोई स्टार वटार नहीं था, सब एक साथ इकट्ठे थे, सारा मास इकट्ठा था, कोई प्लेनेट नहीं था, कोई स्टार नहीं था, है ना। और सब इकट्ठे थे, तो जैसे उनकी ग्रेविटी बढ़ी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या हुआ? एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो गई और अचानक से बिग बैंग, बड़ा धमाका हुआ, बहुत बड़ा धमाका। और जिसकी वजह से यूनिवर्स एक दूसरे से दूर जाने लगा, और आज तक सभी चीजें एक दूसरे से दूर ही भाग रही हैं। कमाल की बात यह है कि सभी चीजें अभी भी एक दूसरे से दूर भाग रही हैं आज तक। ठीक है, तो यूनिवर्स का फैलना जो है वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस आपको समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिकली रिवर्स टू इट। तो व्हाट आर द अदर वर्ड्स फॉर स्पॉन्टेनिटी? अदर वर्ड्स कौन से? साइनोम्स और एनोनोम्स होते हैं ना, वो समानार्थ और विपरीतार्थ शब्द होते हैं, है ना। तो ये समानार्थ शब्द हम करने वाले हैं। नेचर, नेचुरलनेस। नेचुरलनेस मतलब कोई चीज नेचुरल है, अपने आप हो रही है, हम बोलते हैं ना अपने आप हो रही है, मतलब नेचुरल है, ये तो प्रोसेस नेचुरल है। स्पॉन्टेनियसनेस, वही एक ही मीनिंग होगा स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियसनेस का, है ना। ईज, आराम। कोई चीज अपने आप हो रही है मतलब आराम से हो रही है, हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ रहा, तो उसको ईज भी कह सकते हैं। ईज का मतलब आराम है। फिर उसके बाद में आता है अनरेजिस्टेंट, है ना। मतलब अनरेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट क्या होता है? किस चीज को रोकने वाला, है ना। तो इसको कोई नहीं रोक रहा, जिसको कोई रोकने वाला ना हो, अनरेजिस्टेंट। ठीक है। इंजीनियसनेस, अंदरूनी, अपने आप होने वाली। ठीक है। फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस से हम इसको क्यों जोड़ रहे हैं? मतलब फ्रैंक है, वो अपने आप इधर उधर चल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, फ्रैंकनेस भी बोल सकते हैं। फ्रीडम, आजादी, वो जो जैसा हो रहा है, जो हो रहा है, जैसा कर रहा है, जो कर रहा है, सब फ्रीनेस है। ठीक है। अबेंडन, अबंडन वैसे तो होता है, अबंडन एक वर्ड होता है जिसमें प्रचुर मात्रा में, जिसको बोलते हैं। यहाँ पर अबेंडन का मतलब होगा कि जो अपने आप, मतलब आजाद है और एक्सेस में है, तो वो अपने आप प्रोसेस, अपने आप काम हो रहा है। ठीक है। अनकंस्ट्रक्टेंट मतलब अनरेजिस्टेंस बोल सकते हैं, कि जिसको कोई रोकने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्ट, अनकंस्ट्रक्टेंट, जिसे कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ता, कुछ ऐसा भी मान सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें हैं, ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, दैट इज इट। इसके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम है? समझ में आया स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? यस और नोट गाइस, टेल मी, फिर हम यस आगे सर। बढ़ेंगे।
ठीक है, जस्ट एक वर्ड है बेटा, इंग्लिश का वर्ड है, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, लेकिन अपने आप में बस एक चीज याद रखनी है कि किसी चीज को इनिशिएट करने की जरूरत हो सकती है, उसके बाद वो अपने आप चलेगी। ठीक है, जैसे आग लगाना होता है तो वो इनिशिएट की जरूरत होती है। नेक्स्ट देखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब आप लोगों ने पिछले सेशन में किया होगा, रैंडमनेस हमने पढ़ा था, याद है? रैंडम कोई चीज होती है जो अपने आप चलती रहती है, दैट इज एंट्रोपी। यस गाइज, क्लियर है ये चीज? रैंडम, हाँ बेटा। Yes, sir. तो अब देखते हैं, जनरली एंट्रोपी इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी जो है वो मेजर होता है रैंडमनेस या डिसऑर्डर का। रैंडमनेस तो आपको पता है कि रैंडमनेस का मतलब क्या है, आजादी। ठीक है, फ्रीडम जिसको बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए सॉलिड है कोई चीज, है ना, सॉलिड से अगर उसको लिक्विड बनाना है तो हीट देनी पड़ती Yes, sir. है ना, लिक्विड। ओके, एक मिनट। लिक्विड, लिक्विड से अगर उसको गैस बनाएंगे तब फिर से हीट देनी पड़ेगी। और अगर मैं लिक्विड से किसी चीज को सॉलिड बनाना चाहता हूँ तो यहाँ तो हीट दे रहा हूँ, यहाँ पर भी हीट दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे कूल ठंडा करना पड़ेगा, यहाँ भी मुझे कूल ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, रैंडमनेस किस में ज्यादा है, फ्रीडम किस में ज्यादा है? रैंडमनेस का मतलब होता है मूवमेंट, फ्रीडम टू मूव, गैस में। है ना, तो गैस में ज्यादा है। यानी कि अगर एनर्जी बढ़ती है, अगर एनर्जी बढ़ती है तो रैंडमनेस बढ़ती है। हीट, हीट बढ़ेगी तो रैंडमनेस बढ़ेगी, और उल्टा हो जाएगा, हीट कम होती किसी सिस्टम की तो रैंडमनेस कम होती है। एक तो ये सबसे सिंपल वो है डेफिनेशन रैंडमनेस की। ठीक है, सबसे सिंपल है, लेकिन सिर्फ हमेशा ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपने जैसे देखा होगा, लकड़ी को आग लगाओ अपने आप लगी रहती है, धरती अपने आप घूम रही है ना, यूनिवर्स अपने आप फैल रहा है। ऐसा अपने आप क्यों हो रहा है? कोई कोई तो एक पीछे फोर्स होगा ना इनके कि ये चीज हो रही है। इसका रिवर्स भी तो हो सकता था ना, धरती घूमे ही ना, घुमाने से भी ना घूमे, है ना, और यूनिवर्स जो वो फैलने की बजाय इकट्ठा होना शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता, ऐसा भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो हम उसको रूल मान लेते। हम तो एक हिसाब से मान रहे हैं, ठीक है जी ऐसा होता है और ऐसा ही होता है, इसका उल्टा नहीं होता है, इसलिए हमने रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है। ये बात समझ में आ रही है? हमने मान लिया। तो ये होता क्यों है भाई? इसका कारण कुछ तो पीछे रीजन होगा जिसकी वजह से एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है या घट रही है या क्या है। तो देखो, हर चीज अपने आप को, ये नेचुरल लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, हर चीज अपने आप को दो चीजों में, दो स्टेट्स में देखती है। पहला, उसकी एनर्जी मिनिमम हो। ठीक है, हर चीज ये चाहती है उसकी एनर्जी मिनिमम हो। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, सपोज दैट यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो यहाँ वाटर बनता है। एंड यू नो इट, अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये 2 2 आ जाएगा, और वाटर प्लस बहुत सारी ए लॉट ऑफ हीट विल विल रिलीज्ड, बहुत सारी हीट जो वो रिलीज होगी। ये बात सबको कंफर्म्ड है। इसका मतलब एनर्जी कम होने से सिस्टम का क्या होता है भाई? जब सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो डेफिनेटली वो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाते हैं। ये बात कंफर्म्ड है सबको? यस और नॉट, प्लीज टेल मी गाइस। यस सर, है Yes, ना? sir. तो क्या सारी रिएक्शनें एनर्जी को कम करने के लिए होती हैं? कुछ रिएक्शंस में हम देखते हैं कि एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ रिएक्शंस में उल्टा हो रहा है, एनर्जी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब रिएक्शन का एनर्जी के कम होने या बढ़ने से डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, रिलेशन है। हर चीज अपने आप को डाउन एनर्जी में चाहती है, लेकिन कुछ चीजें हमने देखी, कुछ रिएक्शनें देखी जो फॉरवर्ड हैं, ऑटोमेटिक हैं, अपने आप होती हैं, हम नहीं करवाते, अपने आप होती हैं। जैसे मैं वाटर से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाना चाहूँ तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब ये अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेंगे एक हिसाब से, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी तो स्टेबल है। यूं तो है नहीं कि वो फिर अगर उनको जस्ट साथ रख दोगे तो वो अपने आप फिर वाटर में बदल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एनर्जी कुछ तो स्टार्ट इनिशिएट करनी पड़ती है, लेकिन वाटर के केस में कुछ इनिशिएट नहीं करना पड़ता। मतलब यूं नहीं है कि एक बार वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलना शुरू होगी और फिर अपने आप निकलेगी, नहीं। उसको तो हमें लगातार चेंज करने के लिए, मतलब यानी वाटर स्टेबल प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है। बट कुछ केसेस में हमने देखा है उल्टा होता है, हमें एनर्जी मिल रही होती है और प्रोडक्ट भी स्टेबल बनता है। कमाल ये है, प्रोडक्ट भी स्टेबल बनता है और एनर्जी भी हमें हमें देनी पड़ती है, सॉरी, ठीक है, यानी कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और प्रोडक्ट स्टेबल बनता है। इसका रीजन वहां एंट्रोपी इफेक्ट करती है। यानी एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस बढ़ना, यानी फ्रीडम बढ़ना, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू मूव रैंडमनेस होती है। ठीक है, रैंडमनेस के लिए यहां वर्ड लिख रहा हूं, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू मूव। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है एंट्रोपी, एंट्रोपी एक और चीज है।
फ्रीडम टू मूव के अलावा एंट्रोपी एक और चीज को भी डिफाइन करती है। वो क्या है वो बताता हूं। देखो, आपके पास में एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर आपके पास इस तरफ हाइड्रोजन गैस है, इस तरफ ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। दो पार्टीशंस हैं इसके अंदर। तो अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं ये पार्टीशन को खोल दूं तो दोनों गैसेस जो हैं वो मिक्स होंगी या नहीं होंगी? सर होगी। मिक्स हो जाएंगी, सिंपल सी चीज है। ये जो मिक्सिंग है ना, इससे सिस्टम कंफ्यूज होता है। प्योर प्योर थी दोनों अलग अलग। प्योर चीजें जब आपस में मिक्स हो जाएं उसको भी एंट्रोपी बोलते हैं। एंट्रोपी की कई फॉर्म्स हैं, इसीलिए मैं आपको इसके ऊपर टाइम लगा रहा हूं। ध्यान दे लेना बेटा, एक ही बार समझ में आएगी, उसके बाद में वरना फिर कंफ्यूज रहोगे एंट्रोपी के चक्कर में हमेशा। एंट्रोपी का मतलब फ्रीडम टू मूव है, ठीक है। यानी सॉलिड से गैस बन जाती कोई चीज तो फ्रीडम टू मूव बढ़ जाती है। इसका मतलब ये सॉलिड से गैस अगर कोई बन रहा है तो इसका मतलब इसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा एक इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो क्या है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्सिंग, कोई चीज प्योर है तो वो अनप्योर होना चाहती है, अनप्योर होना चाहती है। ये भी यूनिवर्स का लॉ है। चाउटिकनेस, कंफ्यूज होना चाहते हैं सभी। सिंपल स्ट्रेट लाइन, सरल नहीं रहना चाहते। लोहा आपको निकालना पड़ता है, एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। आप उल्टा काम कर रहे हो। एंट्रोपी बढ़ी हुई थी सिस्टम की, आपने एंट्रोपी कम कर दी, लोहे को प्योर कर दिया। समझ गए? यानी अगर कोई चीज मिक्स्ड है तब भी वो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज्ड होती है। याद रख लेना, मिक्सिंग में भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। ये बात क्लियर होगी सबको? Yes, sir. तो एंट्रोपी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो ये है कि सॉलिड से गैस बने, दूसरा है कि वो मिक्सिंग से एंट्रोपी इंक्रीज होती है। तो दो बातें तो समझ में आ गई। अब तीसरी बात कि रिएक्शन, हम ये सारी चीजें ऐसा ही कंटेंट करते, मतलब ऐसा ही अटेम्प्ट करती हैं कि हर चीज चाहती है कि वो गैस बन जाए, हर चीज चाहती है कि वो मिक्स हो जाए, ऐसा होता है। बट क्या सभी गैस बन सकते हैं? दूसरा एस्पेक्ट सामने आता है एनर्जी का। हर चीज ये भी चाहती है कि उसकी एनर्जी कम रहे। तो एनर्जी कम रहे, मिनिमल, और एंट्रोपी हाई रहे, ऐसा सभी चीजें चाहती हैं। ये बात क्लियर है सबको? यस Yes. सर। देखो, अब ये है चाहना, कि मैं चाहता हूं, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए। तो यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि एंट्रोपी ज्यादा और हीट कम हो, उसका मतलब एंथैल्पी कम हो सिस्टम की। सब चीजें ऐसा चाहती हैं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? दोनों का बैलेंस होता है। कई जगह पर आप देखेंगे दोनों चीजें बढ़ गई, कई जगह पर देखेंगे एक चीज बढ़ी एक चीज घटी। कई जगह दोनों का बैलेंस्ड हो रहा है, दोनों चीजें बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी। एक जगह पर एक चीज हीट कम हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, एंट्रोपी कम हो रही है, हीट बढ़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो दोनों का बैलेंस जहां अटक जाए वहां जाके कोई रिएक्शन होती है। दैट इज वाई कई रिएक्शनें ऐसी हैं जिसमें एनर्जी हमें मिलती है, यानी कि उनकी सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है तभी तो वो हमें एनर्जी दे रहे हैं। लेकिन कुछ रिएक्शनों में हमें देनी पड़ती है एनर्जी, उनके प्रोडक्ट फिर भी स्टेबल बनते हैं, स्पॉन्टेनियस नहीं होते। तो इसका मतलब वहां कहीं ना कहीं एंट्रोपी का इंक्रीज हो रहा है, या दोनों का कहीं बैलेंस बैठ रहा है। समझ में आया? यानी कि ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम में आप हमेशा इसको अपने दिमाग में वो कर लें, लॉक कर लें कि एंट्रोपी बढ़ेगी तो ही रिएक्शन होगी, या हीट कम होगी तो ही रिएक्शन होगी। दोनों केसेस हो सकते हैं, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और रिएक्शन तब भी हो सकती है और स्टेबल प्रोडक्ट बना सकती है। यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये थी एंट्रोपी की कहानी, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, रैंडमनेस या डिसऑर्डर्ड। तो डिसऑर्डर का क्या मतलब है? ये देख लो, ये डिसऑर्डर ही होना चाहते हैं। ऑर्डर्ड है ना, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग है, लेकिन जैसे ही हम सेपरेशन अलग करते हैं ये मिक्स हो जाएंगी, ये डिसऑर्डर्ड हो जाएंगी, ऑर्डर में नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, मिक्सिंग भी होती है, डिसऑर्डर्ड भी होती है। मिक्सिंग भी बोल सकते हो इसको, मिक्सिंग। मिक्सिंग इंक्रीजेज एंट्रोपी, बस ये याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा ये रैंडमनेस जो है, तो रैंडमनेस आपको यहां नजर आ रही होगी कि रैंडमनेस जो है वो फ्रीडम टू मूव तो गैसेस की सबसे ज्यादा होती है, और मिक्सिंग जो है वो एंट्रोपी को इंक्रीज करती है। ये दो बातें लर्न रख लेना, यहीं से आपको एंट्रोपी क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अब कंफ्यूजन, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहाँ आती है फिर? एंट्रोपी चेंज। अब देखो, ये मैं नीचे वाली डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। एंट्रोपी चेंज इन ए प्रोसेस डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड और एब्जॉर्ब होता है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली डिवाइडेड बाय द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर इन केल्विन कह सकते हो। ठीक है, यानी कि आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, जैसे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस आपने पढ़ा था, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के ड्यूरिंग हीट एब्जॉर्ब हुई, और हीट क्या हुई? एब्जॉर्ब,
और एमिट हुई, ठीक है। ये दोनों केसेस में एंट्रोपी या तो बढ़ेगी या कम होगी अगर हीट बढ़ रही है, ठीक है। जैसे अब मैं यहां से आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं, ठीक है। डेल्टा एस जो है, एस से एंट्रोपी है भाई, डेल्टा एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन हीट, ठीक है, डेल्टा क्यू। अब डेल्टा का मतलब अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो हीट कम हो जाएगी, एंट्रोपी बढ़ रही है तो हीट बढ़ेगी, या यूं कह लो कि हीट बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट कम होगी तो एंट्रोपी कम होगी। यानी अगर आप किसी चीज को हीट दे रहे हो तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। सॉलिड को हीट दोगे लिक्विड बन गया, लिक्विड को हीट दोगे गैस बन गया, एंट्रोपी क्या हुई, बढ़ गई। सीधा समझ में आ रहा है, रैंडमनेस बढ़ गई, बात खत्म। तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ रही है, ये तो सीधा समझ में आता है। बट दूसरे वाली चीज कंफ्यूज करती है कि एंट्रोपी जो है डेल्टा एस वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी 1/T। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली वर्ड यूज करते हो ना बेटा तो आपको 1/T बोलना पड़ेगा। इनवर्सली वर्ड यूज करते हो तो फिर टेम्परेचर T अकेला बोल सकते हो। ये बात कंफर्म है सबको? इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं, इनवर्सली भी। इनवर्सली बोलेंगे तो सिर्फ टेम्परेचर बोलिए कि एंट्रोपी टेम्परेचर के इनवर्सली है, और डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/T बोल सकते हैं, टेम्परेचर 1/T के डायरेक्टली है, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो देखिए टेम्परेचर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब ये है प्रॉब्लम वाली बात, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकती है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप कह सकते हैं ना कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, है ना। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, यस और नॉट? यस सर। लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है। अब ये क्या बला है, हीट तो सेम है, हम तो हीट और टेम्परेचर को सेम ही मानते हैं। तो हीट के केस में तो बढ़ रही है एंट्रोपी हीट बढ़ने से, लेकिन टेम्परेचर के केस में डाउन हो रही है। अब इसको कैसे समझे? अब ये आपको समझना होगा और बहुत ध्यान से देखना मैं अब इसके ऊपर क्या करने वाला हूं, ठीक है। जरा देखिए, मान लीजिए आपके पास में एक बॉक्स है, इसके अंदर गैसेज है, ठीक है। एक गैस है और इसका बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो मान लीजिए 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस है, ओके। और एक और बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स का टेम्परेचर जो है, इसमें भी एक गैस है, ऑलरेडी गैस है। इस बॉक्स का टेम्परेचर जो है वो 1000 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने क्या किया, 1000 से इसको थोड़ा सा हीट किया, ठीक है। कितना हीट किया वो मायने नहीं रखता, लेकिन इससे क्या हुआ, इसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। यानी ये 1000 से यहाँ हो गया 1001 डिग्री सेल्सियस। और इस बॉक्स को भी मैंने गर्म किया, ठीक है, और इसका टेम्परेचर भी मैंने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा लिया, ठीक है। 1 नहीं, हम 10 बढ़ाएंगे, है ना, 1 थोड़ा कम हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। सपोज दैट कि यहाँ मैंने 1010 हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा लिया 1010 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर भी 10 डिग्री बढ़ाया, तो ये कितना हो गया, 340 340 34 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 24 डिग्री सेल्सियस था, 34 हो गया। अब आप लोग मुझे बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा कि अगर किसी आदमी के पास 24 रुपए हैं, 24 रुपए से उसके पास रुपए हो गए 34, और एक आदमी के पास 1000 रुपए और उसके पास 1010 रुपए हो गए, इंक्रीज का चेंज दोनों में सेम है या नहीं? 10 रुपए बढ़े दोनों के, यस सर। लेकिन वैल्यू दोनों के लिए अलग है या नहीं? 1000 रुपए वाले के लिए 10 रुपए इंक्रीज होना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन जिसके पास 24 रुपए उसके लिए 10 रुपए बढ़ना बहुत मायने रखता है। चलो 24 को मैं थोड़ा ना और बदल देता हूँ, ये डाटा ही चेंज कर देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा और बेटर आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। यहाँ मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर था, और ये हो गया 10 भी नहीं मानते, अगर हम इसको और भी कम कर दे तो सिग्निफिकेंटली देखना उसकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ये 1 डिग्री सेल्सियस है और ये हो गया 11 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों का चेंज तो 10 ही डिग्री का हुआ ना, समझ में आ रहा है। लेकिन एक के लिए वैल्यू होगी 11 गुना, 1 डिग्री से 11 गुना, 11 से मल्टीपल हो गया, और दूसरे के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये समझ में आ रहा है? सोचो, यस सर। एक आदमी के पास 1 करोड़ रुपए हैं और उसको हम 10 करोड़ दे रहे हैं, 11 करोड़ हो गए। एक आदमी के पास 1000 करोड़ रुपए हैं और उसको 10 करोड़ दे रहे हैं, उसके लिए तो 10 रुपए के बराबर ही है ना। तो यही चीज है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर,
टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एंट्रोपी का इंक्रीज भी ज्यादा नहीं बढ़ता। इवन हाई टेम्परेचर पर एंट्रोपी का इंक्रीज कम हो जाता है। ये कम हुआ कि नहीं हुआ, मुझे ये बताओ। हाई टेम्परेचर पर वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई? सर Yes, sir. हुई, पर वैल्यू तो 10 ही बढ़ी है, कम कैसे हुई? तो बढ़ी है। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? यहां से आपको क्लियर होगा मैं कहना क्या चाहता हूं। गोट दिस बेटा, यस सर। है ना? तो ये कंफर्म्ड है। अब आप किसी को समझा सकते हो कि हाई टेम्परेचर के ऊपर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी एंट्रोपी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? ये क्लियर हो गया? सबको क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. सर कोई एक स्टूडेंट मुझे अब बता सकता है इसी चीज को जो मैंने समझाया है, वो सेम चीज मुझे समझा सकता है कोई एक स्टूडेंट, ताकि मुझे थोड़ा भरोसा हो जाए कि हाँ आपको पक्का आ गया? एनीवन एल्स? जस्ट एक दो लाइनों में, डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको लगे आप गलत बता रहे हो तब भी मैं उसको करेक्ट करूंगा, लेकिन आप कितना एक्सप्लेन करना जानते हो बस मैं वो जानना चाहता हूं। कोई भी? एनीवन एल्स? चॉइस इज योर्स। हाँ बेटा, है कोई ऐसा? कोई ट्राई भी नहीं करना चाहता? स्टेज फियर, है ना? स्टेज फियर नाम की एक चीज होती है कि हमें अगर प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दो तो हमारे पैर कांपने लग जाते हैं, हम इससे बोला नहीं जाएगा, है ना? वैसा लग रहा है क्या? यहाँ तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसमें क्या दिक्कत है? कोई किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई देगी और फिर मैं बैठा हूँ, डोंट वरी, है ना? गलत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एनीवन एल्स? कोई चाहता है वॉलेंटियर? कोई नहीं है? कोई बात नहीं, आपको ये भी लीडरशिप सिखाएंगे, है ना? कभी ना कभी ये लीडरशिप प्रॉपर्टी होती है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करें, गलत और ठीक जो भी है, लेकिन हम धीरे धीरे लीडरशिप सीखेंगे, डोंट वरी। तो ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना? तो हम कह सकते हैं कि एंट्रोपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हीट के। हीट बढ़ेगी तो पक्का एंट्रोपी बढ़ेगी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी के अंदर फॉल आता है। तो एंट्रोपी में फॉल आता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी नहीं बढ़ती है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक वो है, बर्तन है जिसके अंदर आइस जमी हुई है। आइस कुछ इस तरह की शेप बनाती होती है जमने के बाद, है ना? तो ये आइस है जो पानी से बनती है ना, सॉलिड वाटर हम इसको बोल सकते हैं, सॉलिड, है ना? सॉलिड आइस यानी सॉलिड वाटर, सॉरी, सॉलिड वाटर H2O। अब ये 0 डिग्री पर होता है, हमें पता है, ठीक है? ये 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हीट दी, कितनी दी कि ये जो सॉलिड वाटर था ये अपने आप ऑटोमेटिकली लिक्विड बन जाए। ठीक है, बस इतनी हीट दी मैंने, ज्यादा नहीं। टेम्परेचर अब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेटेंट हीट होती है वो, ठीक है? और ये लिक्विड वाटर बन गया, लिक्विड वाटर। गुड दिस गाइज, टेम्परेचर अब भी 0 ही रहेगा और ये लिक्विड बन गया, मतलब हीट तो चेंज हुई लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। और एंट्रोपी देखो कितनी चेंज हो गई, समझ में आ रहा है? सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड में मूवमेंट होती नहीं है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल सिर्फ वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन वैल्यू के अगेंस्ट, मतलब जहां मॉलिक्यूल है वहीं रहेगा, बट वो वाइब्रेट करता रहेगा सॉलिड में। और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में मॉलिक्यूल लगातार चलते रहते हैं, ऐसे 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 करके, वो लिक्विड से बाहर नहीं जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मान लीजिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है येलो कलर का, ये ऐसे करके ऐसे 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 ऐसे, ऐसे सारा दिन यूं घूमता रहेगा, एक दूसरे से टक्कर मारते रहेंगे। बेशक ये गिलास में से या बर्तन में से या जार में से बाहर नहीं जाएगा, बट ये सारा दिन यूं चलता ही रहेगा, सारा दिन हर जगह पर चलेगा, ये हर जगह पर जहां पर भी वाटर है। समझ में आ रहा है ये सबको? तो सभी मॉलिक्यूल ऐसे लिक्विड में चलते रहते हैं। तो क्या हुआ चलने से? मूवमेंट बढ़ गई। किसकी मूवमेंट? वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बढ़ी, मतलब फ्रीडम बढ़ गई। फ्रीडम बढ़ी मतलब स्पॉन्टेनिटी बढ़ गई। स्पॉन्टेनिटी क्लियर है? Yes, sir. है ना? तो स्पॉन्टेनिटी मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, दैट्स इट। ठीक है, तो अपने आप चलने वाली प्रोसेसेस बढ़ गई। तो ये भी एक एग्जांपल है, यहाँ पर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर आप यही प्रोसेस एक, देखो 1 डिग्री का भी चेंज नहीं आया, यही प्रोसेस अगर आप 10 डिग्री टू 11 डिग्री करेंगे तो क्या स्पॉन्टेनिटी इतनी बढ़ जाएगी? फेस चेंज की वजह से स्पॉन्टेनिटी ज्यादा बढ़ती है, एंट्रोपी ज्यादा इंक्रीज होती है जब फेस चेंज होता है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है, ये हम जानते हैं। तो लाइक दैट, तो यानी टेम्परेचर के वो अगेंस्ट होती है एंट्रोपी, बस ये याद रखिएगा। क्लियर है बेटा? तो ये एक फॉर्मूला था जिसको इतना बड़ा एक्सटेंड किया मैंने, और ये होता है डेल्टा एस। यहाँ पर देखिए दे रखा है डेल्टा एस जो है वो क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है? तो
अब आगे देखिए प्रॉपर्टी ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एंट्रोपी समझ में आ गया तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल आसान है, इसमें कोई टाइम नहीं लगने वाला आपको। थर्मोडायनेमिक फंक्शन है, ऑब्वियस है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन है एंट्रोपी, ठीक है। स्टेट फंक्शन है, यानी इसका किसी चीज से कैसे, सॉलिड को आप मान लीजिए वाटर सॉलिड है, उसको आपने गैस बना दिया, कैसे बनाया, गर्म करके, हीटर से गर्म किया, पतीले में गर्म किया, कुकर में गर्म किया, वट एवर द मेथड यू हैव यूज्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस स्टेट मायने रखती है, इसलिए स्टेट फंक्शन है, दैट्स इट, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो ये स्टेट फंक्शन होता है। नेक्स्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, ये तो आपको पता लग गया होगा, मैं बता चुका हूँ एस, बट इट इज स्टैंडर्ड स्टेट। इन इट स्टैंडर्ड स्टेट एस नोट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ऊपर जीरो लगा दिया ना, एस नोट, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट जो है, इसका एसआई यूनिट, अब देखो हमने क्या किया, डेल्टा एस जो है वो पढ़ा क्यू बाई टी होता है ना, ये होता है डेल्टा क्यू बाई टी। अब अगर सिर्फ इतना ही, लेकिन ये अमाउंट पर डिपेंड क्या करता है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव अमाउंट पर डिपेंड करती है, तो डेफिनेटली नीचे अमाउंट भी लिखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ मोल भी नीचे लगेंगे पर मोल। तो यहाँ पर इसका ऐसा यूनिट क्या बनेगा भाई, जूल हीट होती है जूल में, टेम्परेचर होता है केल्विन में, और मोल क्या होता है, मोल तो मोल में ही होता है, ठीक है। तो ये बन गया ऐसा यूनिट। यस गाइस, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. सिंपल है ये, Yes, है sir. ना। सीजीएस के अंदर क्या होता है, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, सीजीएस में जूल की जगह पर एनर्जी को, हीट को कैलोरी में मेजर करते हैं। एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब अमाउंट पे डिपेंड करती है, एक्सटेंसिव। अमाउंट बढ़ा देंगे किसी चीज का, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, अमाउंट घटा देंगे, कोई गैस है 1 मोल है, एंट्रोपी जितनी भी है, अगर वो 2 मोल हो गई तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल बढ़ गए, तो उनका मोशन बढ़ गया, मूवमेंट बढ़ गया, फ्रीनेस बढ़ गई, आजादी बढ़ गई, फ्रीडम बढ़ गई, रैंडमनेस बढ़ गई, एंट्रोपी बढ़ गई, अमाउंट पर डिपेंड करती है, ठीक है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं अब जरा, एंट्रोपी चेंज एंड इट्स कैलकुलेशन। तो एंट्रोपी चेंज और इसकी कैलकुलेशन देखिए, इसमें इस पैराग्राफ में नथिंग स्पेशल। डेल्टा एस टोटल कैन बी कैलकुलेटेड। डेल्टा एस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब देख मान के चलो टोटल सिस्टम है, ऊपर ये जो दिया हुआ ना ये वाला फॉर्मूला देखिए, डेल्टा एस जो है वो टोटल क्या होता है, सराउंडिंग प्लस सिस्टम। मान लीजिए कि मैं सिस्टम हूँ, ठीक है, नहीं हम अपने आप को सिस्टम नहीं लेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है, कुछ भी है, और उसने कोई काम किया हमारे ऊपर, हमें एनर्जी दी, अगर हमें हीट दे रहा है तो एंट्रोपी किसकी बढ़ेगी, हमारी, तो कम किसकी होगी, हीट उसकी कम हो गई ना, सिस्टम की कम हो गई, तो कम हो गई किसकी, सिस्टम की, बढ़ गई हमारी, दैट्स इट। तो यानी टोटल, दोनों का टोटल तो यूनिवर्स होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी कह सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होती है, टोटल स्टेबल रहती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, हालांकि इस यूनिवर्स की एंट्रोपी भी लगातार बढ़ रही है, बट एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि टोटल एंट्रोपी सेम रहती है। सराउंडिंग की जो टोटल एंट्रोपी है और जो सिस्टम की टोटल एंट्रोपी, उन दोनों को जोड़ दो तो टोटल एंट्रोपी चेंज आ जाएगा। और अब देखिए जरा क्या होता है, सिस्टम ने मान लीजिए काम किया, सिस्टम सिस्टम ने क्या किया, क्यू नेगेटिव क्यू हीट मुझे दे दी, और सिस्टम का टेम्परेचर था T1, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसने मुझे कुछ हीट प्रोवाइड कर दी, किसको, सराउंडिंग को, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई, होगी ना कम, यस और नोट, ये समझ में आ रहा है, कम हो गई तो नेगेटिव, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई सबको। Yes, sir. एंट्रोपी कम होती है तो नेगेटिव, बढ़ती है तो पॉजिटिव होती है, सीधी बात, ठीक है। इसमें हम ये नहीं मानेंगे कि वो हमें हीट दे रहा है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। एंट्रोपी कम हो रही है तो नेगेटिव, ज्यादा हो रही है तो पॉजिटिव। अब सिस्टम ने कोई काम मेरे ऊपर कर दिया जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी कम हो गई, उसकी हीट कम होगी तो एंट्रोपी कम हो गई। सराउंडिंग को वो हीट मिल गई तो उसकी ज्यादा बढ़ गई तो वो पॉजिटिव है, क्यू बाई T2। अब सिस्टम का टेम्परेचर 5 डिग्री था, सराउंडिंग का हो सकता है 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, कुछ भी हो सकता है, दोनों का टेम्परेचर है, और सराउंडिंग की बढ़ी है इसलिए वो पॉजिटिव टी है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला और इन दोनों को जोड़ दो तो एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी क्या होगा, माइनस क्यू बाय T1 प्लस क्यू बाय T2, दैट विल बी द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, दैट्स इट। सराउंडिंग प्लस सिस्टम टोटल एंट्रोपी होता है। क्लियर है भाई? अब देखिए जरा नीचे लिखा हुआ है, एंट्रोपी टोटल अगर पॉजिटिव हो, अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, अपने आप चलेगी वो रिएक्शन। टोटल एंट्रोपी अगर नेगेटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो अपने आप नहीं चलेगी, उसको लगातार चलाए रखने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे आइस को, सॉरी वाटर को आइस में बदलने के लिए लगातार आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाए और वो आइस में बदल जाए, जहां पर आप छोड़ दोगे वहीं पे वो बंद हो जाएगी वो प्रोसेस,
है ना। बट आइस को अगर वाटर में बदलना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो वो अपने आप बदलती रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली है, ठीक है। तो वो होता है नेगेटिव पॉजिटिव, यानी एंट्रोपी पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस। अब इसको सर याद रखना। हाँ बेटा। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम नेगेटिव क्यों लिया? डेल्टा एस ऑफ सिस्टम नेगेटिव लिया क्योंकि उसकी एंट्रोपी जो है ना बेटा, उसकी हीट कम हुई, उसने कोई काम कर दिया सराउंडिंग के ऊपर जिसकी वजह से उसकी हीट कुछ कम हो गई। तो अगर उसकी हीट कम हो रही है तो इसका मतलब उसकी एंट्रोपी कम हो रही है, क्यू बाई टी कम हो रही है उसकी एंट्रोपी। क्यू बाई टी एंट्रोपी होता है ना, ठीक है। देखो सिंपल देखते हैं यहाँ, क्यू डिवाइडेड बाई टी है एंट्रोपी, एस के इक्वल होता है, ठीक है। अगर सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही है, मैं उसके आगे लगाऊंगा माइनस क्यू बाई टी, यानी इसकी एंट्रोपी कम होगी। तो बढ़ेगी किसकी, ये एस वाई एस था सिस्टम, ठीक है। बढ़ेगी किसकी, सराउंडिंग की बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग, सिस्टम एंट्रोपी किसको दे देगा, अपनी एंट्रोपी अपनी हीट किससे देगा, सराउंडिंग को देगा। दो ही चीजें है ना, यूनिवर्स से बाहर तो कुछ जा ही नहीं सकता। तो यूनिवर्स किस चीज का, सिस्टम और सराउंडिंग से यूनिवर्स बनता है। मतलब सिस्टम एक छोटा सा पार्ट जहाँ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और सराउंडिंग बाकी सब बचता हुआ सराउंडिंग है। तो यानी यूनिवर्स, पूरा यूनिवर्स। तो सिस्टम ने अगर उसकी एंट्रोपी कम हुई, उसकी रैंडमनेस कम हुई, तो डेफिनेटली उसने कोई वर्क डन किया है, तभी उसकी एंट्रोपी शायद कम हुई होगी। किस पर किया, सराउंडिंग पर। सराउंडिंग पर वर्क डन करने से उसकी हीट बढ़ गई, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ गई, तो वो पॉजिटिव आएगी। जिसकी बढ़ी वो पॉजिटिव, जिसकी कम हुई वो नेगेटिव। यस, ये समझ में आया बेटा? ठीक है, यस सर। ठीक, ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं इसी के अंदर। तो देखिए, अब एंट्रोपी अगर पॉजिटिव हो तो स्पॉन्टेनियस, और नेगेटिव हो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस की वैल्यू। और अगर जीरो हो तो इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज टाइम के साथ अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रही है, टाइम के साथ उसके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं बैठा हूं यहाँ, मैं 10 मिनट के बाद में मैं यहीं बैठा मिलूंगा, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। मेरा टाइम के साथ मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, मैं इक्विलिब्रियम में वैसे नहीं हूँ, मेरी पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं इक्विलिब्रियम में हूँ, ठीक है। तो टाइम के साथ मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसलिए पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं इक्विलिब्रियम में हूँ। लेकिन मैं हिल तो रहा हूँ, सिर भी हिला रहा हूँ, हाथ पैर भी हिला रहा हूँ, मतलब कि मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम में हूँ। जब कोई चीज चल फिर तो रही है, लेकिन जब हम 10 मिनट बाद, 1 मिनट बाद देखेंगे तब भी मैं चल फिर रहा हूँ, लेकिन मैं यहीं बैठा हूँ। 2 मिनट बाद देखेंगे तब भी मैं चल फिर रहा हूँ, लेकिन मैं बैठा यहीं हूँ। 10 मिनट बाद भी मैं यहीं बैठा हूँ। तो यानी कि मेरी पोजीशन में चेंज तो आ नहीं रहा, बट मैं हिल डुल तो बहुत रहा हूँ, कोशिशें तो बहुत कर रहा हूँ, बट पोजीशन नहीं बदल रही है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक, चलता फिरता इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट लेसन हम वही करने वाले हैं, ठीक है। और एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक होता है कि मान लीजिए कोई, मैं मेरा जैसे यहाँ फोन है मेरे पास, है ना, फोन पड़ा हुआ है मेरे टेबल पर पड़ा है, 10 मिनट बाद भी यहीं पड़ा, मैंने इसको हाथ ही नहीं लगाया, तो ये चल ही नहीं रहा, स्टैटिक, रुका हुआ इक्विलिब्रियम। दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, पर दोनों का मतलब वही है कि टाइम बदलने के साथ उसकी पोजीशन में चेंज ना आए। क्लियर है? तो जीरो अगर डेल्टा ऐसा है तो यानी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब रिएक्शन ना तो स्पॉन्टेनियस है ना नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, दैट इज इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस एंट्रोपी का देखते हैं। इसमें एक चीज तो मैंने आपको पहले ही बता रखी है, और वो है पॉइंट नंबर 3, ठीक है। इस पॉइंट को देखिए, ये हमने पहले डिस्कस किया था, देखकर आपको समझ में आएगा, पढ़िए और बताइए समझ में आया कि नहीं आया। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? देखो अब बता देता हूं, मैं पढ़ के बता देता हूं। कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनेगी, लिक्विड से गैस बनेगी, तो फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। फेस, फेस होता है मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, इनको जो स्टेट है ये भी फेस के अंदर ही आती हैं। तो इसका फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड बनेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो ग्रेटर देन लिया ना, लिक्विड की ग्रेटर देन सॉलिड है, और फिर गैस की ग्रेटर ग्रेटर देन सॉलिड है, गैस तो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है ना एंट्रोपी, तो इसलिए ग्रेटर ग्रेटर देन सॉलिड है। दैट्स इट गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको? Yes, sir. है ना, सो सिंपल इट इज। नाउ आगे देखते हैं, देखो चेंज इन द वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेंपरेचर, नहीं ये तो था थर्ड पॉइंट, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है और इनकी कम होती है। अब फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट व्हाट इट सेज, चेंज इन विद चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो क्या होता है भाई, पता है किसी को? व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो हम इसको बोल सकते हैं
प्रेशर कुकर, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी प्रेशर कुकर में किसी चीज को गर्म करोगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा बट वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, प्रेशर कुकर का वॉल्यूम बढ़ नहीं सकता है, क्लियर है ना। तो प्रेशर कुकर के अंदर मान लीजिए आपने कोई गैस रख ली, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी एंट्रोपी भी बढ़ेगी, और एंट्रोपी का चेंज जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। कैसे बढ़ेगी एंट्रोपी? रैंडमनेस कैसे बढ़ सकती है? वॉल्यूम तो फिक्स है, फिर रैंडमनेस कैसे बढ़ी? कोई जानता है इस बात को? एनीवन हैव एनी गेस कि टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी कैसे बढ़ी? जबकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है, एंट्रोपी बढ़ गई उससे, क्यों? रैंडमनेस तो, वॉल्यूम तो फिक्स है उसका, तो कहां भाग सकते हैं वो? उनकी आजादी कैसे? वो फ्रीडम तो ज्यादा नहीं हुई उनकी। मोलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाएगी। नहीं बेटा, नंदिनी हैव गिवन मी द राइट आंसर। मोलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर। मूवमेंट, कोलिजन बढ़ जाएगा, लगातार स्पीड बढ़ जाएगी, आजादी बढ़ गई, फ्रीडम बढ़ गई। यस, गॉट दिस आनंद बेटा, समझ में आ गया आनंद? ओके, ठीक है। तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर एंट्रोपी बढ़ जाती है क्योंकि मूवमेंट बढ़ जाती है। अब नीचे सेकंड पॉइंट देखिए बेटा, सेकंड पॉइंट क्या कहता है? चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कैसे बढ़ रहा है भाई? ठीक है, तो इसी को हम ले रहे हैं अब। ठीक है, इसी चीज को मैं आपको यहां पर शो कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जरा, ये मान लीजिए मेरे पास एक बीकर है। ठीक है, मैं बीकर लेता हूं एक, और इस बीकर के अंदर मैं यहां लगाता हूं एक पिस्टन। ठीक है, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, और इसके अंदर कोई गैस है जिसका टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट कर दिया। हुक और क्रुक कैसे भी मैंने इसके चारों तरफ कुछ लगा दिया जिससे कि इसका अगर कम टेम्परेचर होता है तो बढ़ जाए, बढ़ जाता है तो कम हो जाए। ठीक है, किसी भी तरह से मैंने एक ऐसा सेटअप कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है कि मैंने इसके पिस्टन को ऊपर खींच लिया, पिस्टन के ऊपर ऊपर खींच लिया पिस्टन को। ठीक है, डॉक्टर की जो सिरेंज होती है ना, वो पिस्टन ही होता है समझ लो, तो उसके सिरेंज से ऊपर खींच लिया मैंने। जो नीचे वाली गैस थी ये ऊपर आ गई, है ना। तो क्या हुआ? वॉल्यूम में चेंज हो गया, वॉल्यूम के अंदर तो चेंज हुआ, क्लियर है। अब वॉल्यूम चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कैसे भी मेंटेन कर लिया। मान लीजिए मैंने पहले उसको खींच लिया, तो गरम वरम या ठंडा जो भी हुआ, तो मैंने बाद में उसको कूल कर दिया। अगर गरम हुआ तो कूल कर दिया, ठंडा हुआ तो, सॉरी, ठंडा हुआ तो गर्म कर दिया, गर्म हुआ तो कूल कर दिया, उसका टेम्परेचर वापस उतना ही लिया, बट वॉल्यूम मैंने बढ़ा दिया। अब मुझे बताइए एंट्रोपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसने तो बोला बढ़ेगी, बढ़ेगी तो कैसे? वॉल्यूम बढ़ेगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगी। ये जो एरो होता है ना ऐसे, और ईएस लगा होता है, इंक्रीजेज, ऐसे लिखते हैं डिक्रीजेज। क्लियर है? ये वर्ड याद कर लेना बेटा, ये वर्ड नहीं है, मतलब शॉर्टकट, इंक्रीजेज डिक्रीजेज। ओके, टेम्परेचर ईएस लगा देते हैं इसके साथ में, बस, और कोई मीनिंग नहीं है इसका। यस गाइज, बताइए जरा कि वॉल्यूम बढ़ने से एंट्रोपी का बढ़ना कैसे फिक्स हुआ? क्या हुआ कि एंट्रोपी बढ़ गई? सर उनको ज्यादा जगह मिल जाएगी ना मूव करने के लिए। यस यस, राइट राइट बेटा, मूव करने की जगह बढ़ गई, मूवमेंट की जगह बढ़ गई तो वो ज्यादा मोशन कर पाएंगे, और इस वजह से उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। दैट्स इट। क्लियर है गाइस? ये तीनों पॉइंट्स आसान आसान से हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, यस, यस सर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेसन। इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ द लेसन। एंट्रोपी को समझना पहली बात मुश्किल होता है, फिर हमें ये समझ में नहीं आता कि रिएक्शंस में एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी जिससे रिएक्शन स्टेबल होगी। तो डेफिनेटली बढ़ने पर ही रिएक्शन स्टेबल होती है, बट कुछ रिएक्शंस में एंट्रोपी घट जाती है तो वो भी कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि वो एंथैल्पी पे भी डिपेंड करेगा कि सिस्टम चाहता है मेरी एनर्जी कम हो और मेरी एंट्रोपी बढ़े, आजादी ज्यादा मिले और मैं सबसे ज्यादा स्टेबल हूं, एनर्जी कम हो जाए। ठीक है, इन्हीं दोनों की जद्दोजहद के अंदर वो अपने आप को बैलेंस करता है। तो कहीं एंट्रोपी बढ़ जाती है, कहीं टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब एंथैल्पी बढ़ जाती है, कहीं दोनों बैलेंस हो जाते हैं, कहीं दोनों थोड़े से घट जाते हैं, कहीं दोनों थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बैलेंसिंग वो करते हैं। ठीक है, वो तो था एक जनरल चीज जिसे समझना मुश्किल था। ठीक है, ये सबसे मोस्ट टिपिकल टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री है, किसी टीचर से पूछना, कंफ्यूज्ड रहते हैं टीचर्स, एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ कैसे बढ़ती कम होती है, उल्टा क्यों होता है, ये आंसर्स ही नहीं आते हैं टीचर्स को। याद रख लेना बेटा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आई थिंक आपको वो समझ में आ गया होगा, है ना। माइंड से दोबारा स्लिप हो जाए तो आप दोबारा से सुन सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर आपको मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, डोंट वरी। अब ये जो स्लाइड है
एंट्रोपी समझ आने के बाद ये जो स्लाइड का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बोलते हैं इसे, फॉर्मूला पार्ट है, और ये आपको आना ही चाहिए एट एवरी कोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोटबुक पेन मेरे उठाइए, डेरिवेशन हम साथ साथ करेंगे। एक थर्मोडायनेमिक्स बता रखे हैं, यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, ये है डेल्टा एच, एक्चुअल में ये है डेल्टा एच। मैं इसको दूसरे कलर से करता हूँ, डेल्टा एच। एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है भाई, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ये समझ में आया सबको? डेल्टा की जगह मैं डी लगाऊंगा, डेल्टा नहीं लगाता, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ बेटा, ये सबको क्लियर है ना, ये पता है, डी एच डी यू डी वी, ये फॉर्मूला आता है सबको। एंथैल्पी जो होता है पी डेल्टा वी प्लस यू होता है। एंथैल्पी क्या यस होती है? सर। एंथैल्पी क्या होती है पता है किसी को? एंथैल्पी एक्चुअल में कुछ नहीं है, एंथैल्पी जो है वो हीट चेंज ही है कांस्टेंट प्रेशर पे। जब कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को चेंज किया जाता है तो वो दो काम करती है, एक तो प्रेशर और वॉल्यूम वर्क डन करती है, और दूसरा इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाती है। इंटरनल एनर्जी का मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है, बस ये याद रख लेना, ठीक है। आइडियल गैसेस के लिए इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, सिंपल। तो यानी जब प्रेशर कांस्टेंट करके, प्रेशर कांस्टेंट कब होता है, जब पतीले में किसी चीज को गर्म करोगे तो प्रेशर कांस्टेंट होता है उसका। तो उस टाइम पर आपके मदर्स भी जानते हैं कि जब पतीले में सब्जी पकाई जाती है उस टाइम पर क्या होता है, सब्जी को पकाने में ज्यादा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, इंटरनल टेम्परेचर मतलब इंटरनल एनर्जी वो तो बढ़ रही है, साथ में गैस हवा बाहर निकल रही है और प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है गैस का, जो पतीले में से गैस वेपर बाहर निकल रहे हैं उससे वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से हमारी हीट का, कुछ हीट का यूज हो गया वॉल्यूम को चेंज करने में, कुछ हीट वेस्ट हो गई वॉल्यूम चेंज करने में। मतलब उसने टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, जिससे उसका जोर लगा, जिससे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसलिए पतीले में सब्जी बनाते हैं तो 10 मिनट की जगह 15 मिनट बर्नर चलाना पड़ सकता है। बट वही चीज अगर आप गैस कुकर में बनाते हो, गैस 10 मिनट यूज होगी कुकर में। कुकर में क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स। तो अगर वॉल्यूम, अब ये देख लेना मैं क्या लिख रहा हूं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट और हीट दी जाए तो सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो क्यू वी जो होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि कुकर वाली हीट, वॉल्यूम कांस्टेंट कुकर वाली हीट, और प्रेशर कांस्टेंट पतीले वाली हीट। तो पतीले वाली हीट दो काम करती है, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है मतलब टेम्परेचर बढ़ाती है, दूसरा वर्क डन करती है। तो इसलिए टेम्परेचर उतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि मैंने मान लो कि दोनों को 10-10 जूल एनर्जी दी, तो एक ने प्रेशर वाली, जो प्रेशर कांस्टेंट वाली हीट थी पतीले वाली हीट, उसने टेम्परेचर बढ़ाया, 10 जूल एनर्जी देने पर मान लो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया और कुछ वर्क डन कर दिया। लेकिन जो वॉल्यूम कांस्टेंट वाली कुकर वाली हीट थी उसने क्या किया, उसने 10 जूल हीट दी, उसने 6 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया। मतलब 5 डिग्री तो ऊपर वाली ने बढ़ाया था, प्लस कुछ वर्क किया था। तो वर्क क्या था, वो एक एक डिग्री सेल्सियस हीट देने में जितनी हीट, जितनी एनर्जी मैंने दी उतना वर्क डन हो गया उसमें। ये समझ में आया? एंथैल्पी और हीट के बीच में डिफरेंस, दिस इज कोल्ड एंथैल्पी। ये एंथैल्पी है बेटा, इसी को डेल्टा एच बोलते हैं। डेल्टा एच कुछ नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट रखकर जो हीट दी जाती है, पतीले वाली हीट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। और ये हीट कौन सी होती है, ये हीट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उसको हीट को हीट ही बोलते हैं, बट प्रेशर कांस्टेंट है तो उस हीट को बोलते हैं एंथैल्पी। ये बात सबको समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, है, sir. है ना? इसको अब याद रखिएगा कि एंथैल्पी कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेशर कुकर वाली हीट को ही सॉरी पतीले वाली हीट, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखकर जो हीट दी जाती है उसी को हम एंथैल्पी बोलते हैं। बाकी वो होती हीट ही है, बस उसका नाम बदल दिया क्योंकि वो दो काम करती है। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें एक और फॉर्मूला याद रखना है। क्या है वो फॉर्मूला पता है? ठीक है, इसको पूरे को टेम्परेचर से डिवाइड कर देते हैं। अब टी से तीनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तीनों को टी से डिवाइड किया हमने। और मैं इस इक्वल के साइन को थोड़ा सही जगह पर लगा देता हूं ताकि वो दोनों में इक्वल सा नजर आए, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है। तो तीनों को टी से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया ये वाला, ये जो है ना, ये पहला था, ये दूसरा है, ठीक है। मैं इन्हीं के बारे में लिख रहा हूँ। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। अब मैंने क्या किया, मुझे एक फॉर्मूला पता है। क्या पता है? डी यू इक्वल होता है एन सी वी डी टी।
ये याद है किसी को फॉर्मूला? डी डब्ल्यू भी यही होता है और डी क्यू भी यही होता है अगर वी कांस्टेंट, यानी कि क्यू वी वाला यही होता है। ये क्यू जो है वो क्यू वी वाला है, क्योंकि यहाँ सीवी लिखा हुआ है। सीवी क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर ये क्यू जो हो ये डी क्यू पी हो, प्रेशर वाला, प्रेशर कांस्टेंट, तो हम इसको डी एच बोल सकते हैं, एंथैल्पी। यही तो होता है एंथैल्पी। तो यहाँ पर सीवी की जगह पर यहाँ पर सीपी आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है, मतलब डी एच भी वही चीज है। यस गाइज, ये बात समझ में आई बेटा? ये फॉर्मूला याद है किसी को? हमने पीछे कर रखा है, बट आपके रिकॉल के लिए मैंने इसको दोबारा से आपके सामने लिखा है। ये तीनों चीजें एन सीवीडीटी के बराबर होती हैं। अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वो एंथैल्पी बन जाता है, क्यू के केस में एंथैल्पी हो जाएगा और यहाँ सीपी आ जाएगा। हाँ बेटा, ये फॉर्मूला किसी को याद है? बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए, पिछले सेशन में हम इसको कर चुके हैं, पिछले कुछ सेशंस में। यस गाइस, समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया। हम पीछे कर चुके हैं, सीधा याद करिए, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लेना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इस लेक्चर को इंपॉर्टेंट मानता हूँ, इसमें पीछे वाले फॉर्मूले भी आते हैं। ठीक है, तो पीछे वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट वाला हमने लिख लिया। तीनों का एक ही फॉर्मूला है, एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी एनसीवीडीटी। अब मैं इस डीयू की जगह पर एनसीवीडीटी भरूंगा, तो देखिए जरा, डी क्यू पी डिवाइडेड बाय टी। पी ये पैरों में है, याद रखना। चलो मैं इसको थोड़ा सही बनाता हूँ, ये पी पैरों में है इसके, डिवाइडेड बाय टी इक्वल आएगा एनसीवीडीटी, एनसीवीडीटी डिवाइडेड बाय टी प्लस, अब देखो पीवी इक्वल क्या होता है? एनआरटी। ये सबको पता है, पीवी इक्वल एनआरटी होता है ना? तो दूसरा देखो, पीवी इक्वल एनआरटी, ये दूसरा फॉर्मूला है। जिनको बॉक्स किया है उनकी वैल्यू पुट की है मैंने, सीधी बात। तो यहाँ पी डीवी की जगह पर मैं एन आर डी टी भर सकता हूं। यस गाइज, डिवाइडेड बाय टी। हाँ बेटा, ये स्टेप सबको समझ में आया? यस सर। तो मैंने इससे ये पर कर लिया। अब इसके बाद देखिए जरा, अब मुझे एक और चीज पता है कि P1 V1 T1 इक्वल होता है P2 V2 T2। ये भी आइडियल गैस से होता है। यस, क्लियर है सबको? यस सर। अब इसमें मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूं तो प्रेशर को यहाँ लिख ही नहीं रहा, बस। तो क्या हो गया, देखो जरा ध्यान से देखना इसको। V1/T1, तो V1/T1 है, T1 को इधर ले जाऊं और V2 को इधर ले आऊं, नीचे आ जाएगा V2, है ना, क्रॉस में एक दूसरे के। तो ये क्या आ जाएगा, V1/V2 इक्वल होगा T1/T2। क्लियर है? ये बात क्लियर है सबको? मैं इसको यहां लिख देता हूं, यस सर। ब्रैकेट में V1/V2 इक्वल होता है T1/T2। ये भी ब्रैकेट के अंदर यहां मैंने लिख दिया ताकि आपको ये याद रहे। में है क्यू पी डिव क्यूपी डिवाइडेड बाई टी क्या होता है? डेल्टा एस। क्यू बाई टी डेल्टा एस होता है। फॉर्म में चल रहा है तो डी लिखेंगे, छोटा चेंज। टी का मतलब बहुत 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 छोटा चेंज है। और ये एनसीवीडीटी ऐसा ही रहेगा, एनसीवीडीटी और डिवाइड में टी। ठीक है, टी के नीचे टी लगा रहा हूं प्लस। अब देखो एन आर डीवी, डीडी की जगह पर अब मैं क्या लगा सकता हूँ? टी की जगह पर वी लगा सकता हूँ ना, V1/V2, है ना, ऐसा कुछ। तो V1/V2 की जगह V की जगह पर मैं डीवी लगाऊंगा और डिवाइड में लगा दूंगा V। गॉट दिस गाइस? सबको समझ में आया बेटा? और इसको भी मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ। हाँ बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। बोलिए। इसमें मैंने कोई चेंज नहीं किया, बस dt और t की जगह पर dv और v किया है, इस इक्वेशन का यूज करके, दिस वन, ये यूज किया। ठीक है, तीनों इक्वेशन जो मैंने यूज किए हैं वो आपको साइड में लिख दिए हैं। अब देखो जरा, ये आपके सामने आ गया, तो अब मैं इसको अगर इंटीग्रेट कर दूं,
ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म है ना, अगर इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या आएगा, डी की जगह पर नेचुरल लॉग लग जाएगा बस ये, तो यहाँ आ जाएगा ये डेल्टा एस बन जाएगा। बड़ा चेंज बन गया, छोटा चेंज रिवर्सिबल के लिए होता है, इतना छोटा जो नजर ही ना आए उसके लिए डी लगाते हैं, और वो होता है रिवर्सिबल के, और बड़ा चेंज डेल्टा जब लगता है तो वो होता है इरिवर्सिबल के लिए। तो यहाँ पर डेल्टा लगा है, ये इरिवर्सिबल के लिए है, और ये आ जाएगा एन सीवी और नेचुरल लोग। अब देखो T2 बाई T1 हो जाएगा, dt बाई टी है ना, वो T2 बाई T1 और प्लस में एन आर। ठीक है, यहां पर फिर से नेचुरल लोग लगेगा क्योंकि मैं dv को बदल रहा हूं, वो v2 बाय v1 बन जाएगा। यस गाइस, दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला, और यही दे रखी है, इसमें थोड़ा सा एक दो स्टेप खा रखे हैं मैंने, आपको एक दो एक्स्ट्रा लिख दिए, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन इट। सबको ये समझ में आया, सबने नोट कर लिया मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ द लेसन? हाँ बेटा, यस सर। सबने, सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब जरा यस आगे सर। बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो इसी फॉर्मूले की एक और फॉर्म इन्होंने दे दी, देखो v2 बाय v1 को p1 बाय p2 लिख सकते हैं, क्योंकि p1 डिवाइडेड बाय p2 जो होता है वो इक्वल होता है v2 डिवाइडेड बाय v1। ये सारे आइडियल गैस वाले फॉर्मूले हैं। अब जो भी स्टूडेंट ये कह रहा था उस टाइम पे कि सर हम आइडियल गैस वाला लेसन हमें क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो ना हो होता, आप लोग बोलते सर कहाँ से आप दुनिया में ऐसी कुछ भी घड़ रहे हो, अपनी मर्जी से कुछ भी बना रहे हो, हमें तो ये पता ही नहीं आइडियल गैस होती क्या है, और आप ये फॉर्मूला कैसे लगा रहे हो। समझ गए क्यों करवाया जा रहा था? क्लियर है को ये बात, है ना? तो वो इसीलिए करवाया जा रहा था ताकि अगले लेसन में, इससे नेक्स्ट लेसन में भी ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये समझ में आ गया, तो यानी मैं इसकी जगह v2 बाय v1 की जगह p1 बाय p2 भी भर सकता हूँ, और यही चीज आपको, ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से अब याद रहने चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये है, वैसे कुछ भी नहीं है, वो v2 चेंज है, बाकी फॉर्मूला तो वही है जो हमने पीछे डिराइव किया। यस गाइस, ये स्लाइड सबको समझ में आ गई? जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस के लिए। हाँ बेटा समझ में आ गया? अब यस इसमें एक सर। चीज याद, हाँ अब एक चीज याद रख लेना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो T2 बाई T1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा टेम्परेचर। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर जीरो है, T2 और T1 दोनों सेम ही है ना, चेंज इन टेम्परेचर नहीं है, तो वो सारा कट जाएगा, सिर्फ डेल्टा एस एन आर नेचुरल लॉग v2 बाई v1 हो जाएगा, और वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट जीरो हो जाएगी, और एन सी वी नेचुरल लॉग T2 बाई T1 है। ठीक है, और अगर प्रेशर को कांस्टेंट करें तो सीपी आ जाएगा वहां पे, बस इतना का फर्क आएगा, सीवी की जगह पर सीपी आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस क्या है? तो आप लोगों को फर्स्ट देखो, फर्स्ट स्लाइड के अंदर इन्होंने क्या शो कर रखा है, डेल्टा एस इक्वल क्यू बाई टी, क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है, याद रख लेना। ठीक है, आइसोथर्मल टेम्परेचर क्या होता है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल की लगा रहा है तो डेल्टा टी नहीं लिखेंगे हम, इसको डी टी लिख देते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, डी टी इक्वल जीरो, और रिवर्सिबल का मतलब है ये जो डी लगा हुआ है ये रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब है यहाँ पर वर्क जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, वर्क नेगेटिव होता है, तो ये ध्यान रख लेना, मतलब हमें मिलेगा, मतलब सिस्टम काम करेगा, सिस्टम विल वर्क ऑन अस, तो हम इसको लिख सकते हैं सिस्टम विल वर्क, सिस्टम विल वर्क, सिस्टम काम करेगा। ये बात समझ में आ गई? आइडियल गैस पीवी इक्वल एनआरटी को फॉलो करता है, तो एस जो होता है वो क्यू रिवर्सिबल आइसोथर्मल डिवाइड बाय टी आ गया, तो डेल्टा यू हमें पता है क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, इंटरनल एनर्जी चेंज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब हम जानते हैं कि क्यू की जगह पर मैं क्या भर सकता हूँ, क्यू की जगह पर, तो यहाँ देखो क्यू रिवर्सिबल इक्वल आइसो, हाँ एक मिनट, एक और चीज रहेगी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। अगर टेम्परेचर डेल्टा टी इक्वल जीरो है, आइडियल गैस है, ठीक है, तो सो डेल्टा यू विल बी जीरो फॉर आइडियल गैस। ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि आइडियल गैस जो होती है वो क्या होती है,
फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है। आइडियल गैस में अगर टेम्परेचर ना बढ़े या ना घटे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ सकती, नहीं घट सकती। यानी कि टेम्परेचर का फंक्शन होती है आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस में। तो यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो यानी डेल्टा टी जीरो हो, तो इंटरनल एनर्जी भी जीरो होती है आइडियल गैस के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई बेटा? जो मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमेशा थर्मो में माइंड में रहनी चाहिए, अगर ये नहीं रहेंगी तो फिर काम नहीं बनेगा। तो ये उनमें से एक चीज है, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है, ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो, तो U इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू हो गया, ठीक है, ये बात खत्म होती है। क्यू यू डेल्टा यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने बोला है भाई आइडियल गैस है, आइडियल गैस और आइसोथर्मल एक्सपेंशन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डी जीरो हो जाएगा। तो ये अगर जीरो हो गया तो क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल जीरो आ गया। तो मैं इसको क्यू लिखूंगा अकेला। ये बड़ा क्यू लगा रखा ना, ये छोटा क्यू कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा। बड़े क्यू को छोटा क्यू, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। छोटा क्यू इक्वल क्या आएगा? ये छोटे वाला क्यू है, ठीक है, तो छोटे वाला क्यू इक्वल क्या आ गया? नेगेटिव डब्ल्यू, क्योंकि वो जीरो हो गया था ना, इक्वल नेगेटिव डब्ल्यू। और वर्क क्या होता है भाई? हमें पता है वर्क जो है वो क्या था, याद है किसी को? वर्क जो था वो 2.303 और एन आर टी और लोग V2/V1 था। ये याद है किसी को? वर्क की वैल्यू ये थी, नेगेटिव में लिखते थे क्योंकि वो एक्सपेंशन का वर्क था, इसलिए यस नेगेटिव सर। लगा रखा था। तो नेगेटिव हम यहां लगा देते हैं, तो भी वो एक ही बात है, इधर वाला इधर चला जाएगा। अब इसके अंदर अगर मैं लोग ना यूज करूं तो मैं लिख सकता हूं NRT नेचुरल लोग V2/V1, वो 2.303 कट जाएगा। क्लियर है ये बात? यस सर। है ना? तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये क्या है? ये वर्क डन है, नेगेटिव वाला वर्क डन है, ये नेगेटिव वाला वर्क डन। तो अगर यही इक्वल किसके हो गया इसमें? क्यू रिवर्सिबल के यही इक्वल हो गया, क्यू नेगेटिव वर्क डन के इक्वल हो गई, तो वो एनआरटी नेचुरल लॉग V2/V1 होता है। तो अगर मैं इस क्यू को टी से डिवाइड करूं, तो मैं अब इसको साफ साफ लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये स्टेप वहां मिसिंग है ऊपर डेरिवेशन में, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं उसको, क्यू रिवर्सिबल इक्वल है नेगेटिव डब्ल्यू इक्वल है एन आर टी, ठीक है, नेचुरल लोग V2 रुकिए, V2/V1। ये बात सबको क्लियर है ना? मैं इसको यहां लिख देता हूं, नेगेटिव डब्ल्यू इक्वल 2.303 एन आर टी, ठीक है, और क्या था? लोग V2/V1, ये हम जानते हैं, ठीक है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। बस ये ध्यान देने वाली बात है, ये चीज हम अच्छे से जानते हैं। तो इसके अंदर अब मैंने इसको क्या किया, मैं जो चेंज कर रहा था इसमें, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। नेगेटिव डब्ल्यू इक्वल, मैं इसे NRT और नेचुरल लोग V2/V1 लिख सकता हूं। मैंने नेचुरल लोग को नेचुरल लोग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, तो यही मैंने यहां लिख दिया। अब अगर मैं इस इक्वेशन को T से डिवाइड कर दूं, तो डिवाइडेड बाय T, ठीक है, ये W हमें नहीं चाहिए, W इक्वल टू उसके है, तो मैं इसको सीधा इसी को पूरी टर्म को डिवाइड बाय T कर देता हूं। तो T से T कट जाएगा, और Q/T क्या होता है? S, डेल्टा S, दैट इज, ठीक है बेटा। यस एन सर। एन आर ऐसा कैसा रहा? डब्ल्यू नहीं दिखा रहा मेरे को, तो यही चाहिए था, हीट चाहिए थी, डब्ल्यू नहीं चाहिए था, वो तो वैसे लिखा बस बराबर में कि इससे निकाला। और नेचुरल लोग V2/V1, या फिर प्रेशर की फॉर्म में लिखो तो P1/P2। यहाँ V2/V1 है 2/1, वो 1/2 हो जाएगा प्रेशर की फॉर्म में। दैट विल फॉर्म द फॉर्मूला विच इज रिटन ऑन द अपर राइट स्लाइड ऑफ योर स्लाइड, ठीक है, तो ये आपकी स्लाइड में ऊपर लिखा हुआ है। गुड दिस गाइज, ये समझ में आ गया? तो ये स्लाइड वाला फॉर्मूला भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना, लेकिन इसमें जो भी चीज मैंने इंपॉर्टेंट मेंशन की उसको भी ध्यान से याद करना बेटा, ठीक है? क्लियर है सबको? यस ठीक है, सर। ओके बेटा, एक मिनट रुकिए, अब जरा मुझे ना मेरी एक क्लास स्टार्ट करनी है, अभी 9:30 बजे एक क्लास है, तो वो स्टार्ट कर देता हूँ, 10 मिनट बच्चे आएंगे तब तक। और ये है 11:41।
यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग डाउट मुझसे पूछ सकते हो बेटा। अभी तक थोड़ा सोच लीजिए आराम से और नोट कर लीजिए इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद में आपको अगर कोई डाउट फील हो तो डाउट पूछ लेना। सबने नोट कर लिया ना सारे फॉर्मूले? यस यस गाइस, सर। ओके ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो ये ध्यान से नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो, अभी हमारे पास सिर्फ क्वेश्चंस है, 10 मिनट में फटाफट क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। और आपका चैप्टर समझ, आपका वो सेशन समझ लिए ऑफ हो चुका है, ठीक है बेटा। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, इनमें से किसकी एंट्रोपी सबसे हाईएस्ट है? मरकरी लिक्विड होती है, हाइड्रोजन गैस है, वाटर लिक्विड है, ग्रेफाइट सॉलिड है। आनंद हैज गिवन मी द आंसर। और किसी का भी ये आंसर है सेम? क्या होगा बेटा आंसर? सर आप लोगों के हाइड्रोजन। माइक भी होना। हाइड्रोजन क्यों होगा? क्योंकि वो गैस है। यस, क्योंकि वो गैस है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? बाकी सब लिक्विड या यस सॉलिड है सर। ना बेटा। तो उस गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन दिस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन केमिकल रिएक्शन द बोर्न एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर देन द बोर्न एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है। हमें पता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, वो होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है प्रोडक्ट से। तो डेल्टा आर एच क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव आने वाला है। अब बताइए रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक क्या होगी, जल्दी बताइए। हमें मिल रही है हीट, हमें जो हीट मिलती है क्या होगा? सिस्टम एक्सोथर्मिक विल बी द राइट आंसर। सिस्टम सराउंडिंग पर काम कर रहा है, ठीक है बेटा। एंडो नहीं होगी बेटा, एक्सोथर्मिक हमें मिल रही है ना। एक्सोथर्मिक विल बी द राइट आंसर। एक्सोथर्मिक, हमें जो हीट मिले नेगेटिव होती है वो एक्सोथर्मिक, इसलिए। इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब 600। तो देखो भाई, इसने हीट है, सिस्टम ने 600 किलो जूल एब्जॉर्ब कर ली। परफॉर्म वर्क डन, वर्क किया उसने 250 किलो जूल। मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, बताइए क्या होगा? डेल्टा यू कितना आना चाहिए? क्यू प्लस डब्ल्यू। बोलो बेटा आंसर क्या आएगा, जल्दी से सर बताओ। 350 किलो। 350 किलो जूल कैसे आया? प्रिंस ने निकाला 850। अब जरा ध्यान से देखिए कैसे पता करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सीधा जोड़ दो। ए रिवर्सिबल प्रोसेस, सिस्टम एब्जॉर्ब, सिस्टम ने एब्जॉर्ब की हीट। सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, तो ये तो पॉजिटिव है, 600 किलो जूल पॉजिटिव। प्लस उसके बाद सिस्टम ने काम किया, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग, सराउंडिंग के ऊपर काम किया, तो वो हीट क्या होगी? नेगेटिव। 250 विल बी नेगेटिव। नाउ यू विल गॉट द आंसर। समझ में आ गया बेटा? 350 पॉजिटिव वाला, दैट इज राइट आंसर। यस गाइस, समझ में आया बेटा? प्रिंस बेटा क्लियर है आपको ये? प्रिंस बेटा आपको क्लियर है ना ये? ओके ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज मोस्ट एक्सोथर्मिक? कौन सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक है? बता सकते हैं? चलो इसकी मैं थ्योरी बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि याद आ जाए कुछ ना कुछ। देखिए क्या होता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती कैसे है। सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, NaOH और Cl नेगेटिव को लिख रहा हूँ, ये पानी में इसी फॉर्म में होते हैं। क्लियर है? ये बात सबको कंफर्म है ना? पानी में घुलने के बाद ये आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं सारे के सारे। यस गाइस टेल मी, ये बात क्लियर है बेटा यस सभी सर। को? ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, तो न्यूट्रलाइजेशन में ना हम ये पढ़ते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन में एनर्जी हमें मिलती है, बहुत सारी एनर्जी मिलती है। कितनी मिलती है तो वो बता देता हूँ आपको। तो न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी है कितनी थी वो? 57.1 किलो जूल पर मोल। एक मोल अगर कोई चीज न्यूट्रलाइज होती है तो उतनी एनर्जी रिलीज होती है एक मोल में, ठीक है। अब ये बात अगर आपको कंफर्म है कि एक मोल के अंदर इतनी एनर्जी न्यूट्रलाइज होती है, ठीक है, तो आप यहां से कुछ अंदाजा बताता हूं आपको कि एनर्जी मिलती क्यों है। जब ये एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो H पॉजिटिव, अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, H पॉजिटिव
और OH नेगेटिव, एसिड का H पॉजिटिव, बेस का OH नेगेटिव, ये दोनों बनाते हैं पानी, पानी बन गया। और प्लस में NaOCl ये बनाते हैं साल्ट, तो साल्ट तो पानी में घुला ही रहता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनमें तो कोई चेंज नहीं आता। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, वहां भी आयन थे, यहाँ भी आयन है, लेफ्ट में भी आयन है, राइट में भी आयन है, दोनों तरफ आयन ही आयन है। तो ये तो हमें एनर्जी नहीं देने वाले, इनकी तो स्टेट में चेंज ही नहीं आ रहा, कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, तो ये हमें एनर्जी दे सकते हैं क्या? यस और नॉट? हेलो गाइज, नो सर। नहीं दे सकते, दैट्स इट। तो इसका मतलब हमें एनर्जी कौन दे रहा है? ये दोनों महाशय दे रहे हैं। ये दोनों जब जुड़ते हैं तो 1 मोल जब वाटर बनाते हैं तब हमें इतनी एनर्जी मिल जाती है। अब जरा सोचो, मेरे पास एसिड है, वीक HCN एसिड है, ठीक है? तो HCN क्या करता है कि HCN 1 मोल में पूरा डिसोशिएट नहीं होता। वो HCN जो वीक एसिड होगा वो पूरा टुकड़ों में नहीं टूटेगा, आयंस बनते ही नहीं उसके पूरे। एक मोल, मान लो 2 मोलिक्यूल है, 2 में से शायद एक बन जाए तो मतलब 50% आयन बन रहे हैं, 3 में से एक बनेगा तो भी 50% आयन बन रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 1/3 आयन बन रहे हैं। इसका मतलब कि जो एसिड वीक या बेस वीक होते हैं वो पूरे आयन में नहीं टूटते, आयन में पूरे नहीं टूटेंगे तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव पूरा 1 मोल नहीं देंगे। अगर वो पूरा 1 मोल नहीं दे रहे हैं तो डेफिनेटली उन दोनों से जुड़कर पूरा 1 मोल वाटर नहीं मिल बनेगा, और 1 मोल वाटर नहीं बना तो एनर्जी 57.1 किलो जूल पर मोल नहीं मिलेगी, वो उससे कम ही मिलेगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा इतनी ही एनर्जी देंगे कि उससे हमेशा 1 मोल वाटर बनेगा, है ना, न्यूट्रलाइजेशन में। लेकिन अगर वीक एसिड है या वीक बेस है, 1 मोल के लिए इतनी एनर्जी है, 2 मोल बनेगा तो फिर डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, वो ध्यान रख लेना, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं ओनली। लेकिन अगर वीक एसिड या वीक बेस या दोनों वीक है तो एनर्जी इससे कम ही मिलेगी, क्योंकि वाटर 1 मोल से कम ही बनेगा। गॉट दिस गाइज? यस सर। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होने वाला है, बस आपको ये ढूंढना है कि मोस्ट, इसने बोला ना सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सोथर्मिक, मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिड स्ट्रॉन्ग HCl और NaOH भी स्ट्रॉन्ग है, और HCN लेस स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है। NH4OH वीक बेस है, CH3COOH वीक एसिड है, NH4OH वीक बेस है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि वीक एसिड वीक बेस क्या होता है, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, वरना यहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? उसको हम डोंट वरी, इक्विलिब्रियम वाले लेसन में ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से होगा और आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की अच्छे से समझ क्रिएट हो जाएगी। तो वहां तक के लिए हमें वेट करना है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हेसला इज एप्लीकेशन ऑफ, हेसला किसकी एप्लीकेशन है भाई? सेकंड लॉ की, एंट्रोपी की, या एंथैल्पी की, या फर्स्ट लॉ की? हेसला सेकंड लॉ तो अभी किया ना हमने बेटा, हेसला तो इससे पहले आ गया था। हेसला फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है, फर्स्ट लॉ, ये ध्यान दीजिएगा बेटा सभी, हेसला फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशन है। ओके, गॉट दिस? आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन की, एक केमिकल रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। द एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, क्या एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होती है क्या? मैंने बोला था एंट्रोपी एंथैल्पी के साथ में कुछ करती है गड़बड़, तो ये हमेशा इंक्रीज नहीं होती, एंट्रोपी ऑलवेज, एंथैल्पी ऑलवेज डिक्रीजेस, सी ऑप्शन ये भी नहीं है, बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी रिमेन कांस्टेंट, ये भी सही नहीं है, बी ऑप्शन सही है। ध्यान से देखो क्या है बी ऑप्शन। चेंज, ये मैंने आपको डिस्कस किया था, चेंज इन एंट्रोपी अलोंग विद द सुटेबल चेंज इन द एंथैल्पी डिसाइड द फेट ऑफ द रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज और एंथैल्पी चेंज, सुटेबल चेंज, वही आपको रिएक्शन के मोड के बारे में बताते हैं। यस गाइस, ये समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं। एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, इसका आंसर भी मैं दे चुका हूं आपको, है ना, कि वो बिग बैंग हुआ था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, देखिए इसमें क्या दे रखा है, डेल्टा H दे रखा है, और यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, डेल्टा H प्लस माइनस, ये नया फॉर्मूला, इसको नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ठीक है? ये आपको इस सेशन में नहीं करवाया गया, पहले भी नहीं करवाया था। और यहाँ पर अगर डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है, ये याद रखना, नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, अगर डेल्टा G पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, ये है स्पॉन्टेनियस, ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? और ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस।
नेगेटिव डेल्टा जी बड़ा डेल्टा एच माइनस आई थिंक बेटा वो चला गया था, है ना। कोई बात नहीं, मैं आपके पास पीडीएफ भेज देता हूँ। और इंटरनेट का इशू चला गया था, लास्ट का लेसन है ये, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन बेटा, मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा और मैं ये सेशन को ऑफ कर रहा हूँ अभी, ओके। यस सर। ठीक है, आपके पास इस लास्ट क्वेश्चन आ जाएगी।